गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आज हम उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, ये बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आज हम इन प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो बच्चों ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है और द्रव विरोधी कोलाइड, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में, तो आप देख रहे होंगे बच्चों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों की द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है, तब जाके वो सॉल्यूशन बनता है किसी पदार्थ का। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। विलयन में क्या होता है बच्चों, विलेय और विलायक होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड में वो बोल रहा है कि कोई कोलाइडी पदार्थ है और जो विलायक के संपर्क में आकर, मान लो हमारे पास कोई कोलाइडी पदार्थ है, कोलाइडी पदार्थ वो विलेय के तरीके से कंसीडर कर रहा है कि कोई कोलाइडी पदार्थ है जो विलायक, विलायक कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, विलायक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं विलयन में प्रेजेंट है। तो वो कोलाइडी पदार्थ विलायक के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, कोलाइडी कणों में विभाजित होके क्या बना देता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। तो जो कोलाइडी पदार्थ विलायक के संपर्क में आकर बच्चों कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाने में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और बच्चों इनको अवक्षेपित करने के बाद जो कोलाइडी सॉल्यूशन बना, द्रव स्नेही कोलाइड बनाए, मदद किए हमारी कोलाइडी विलयन बनाने में। अब इस कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के बाद मतलब प्रेसिपिटेट करने के बाद क्या होता है कि इसे द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से दोबारा इस कोलाइडी विलयन को बनाया जा सकता है। तो बच्चों द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो विलायक जो विलयन में प्रेजेंट है उसके संपर्क में आकर अपने कोलाइडी कणों में विभाजित हो जाते हैं और कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और इनको अवक्षेपित करने के बाद इन्हें दोबारा द्रव के संपर्क में लाकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। कल ही हमने बताया था कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट से हम दोबारा अगर रिएक्टेंट बना लेते हैं तो वो प्रोसेस उत्क्रमणीय होती है। इसमें वही हो रहा है बच्चों, कोलाइडी विलयन बना दे रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड, इसके बाद हम इसको अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट कर ले रहे हैं, इसके बाद फिर इसे द्रव के संपर्क में लाकर आसानी से हम कोलाइडी विलयन बना ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक उत्क्रमणीय प्रोसेस है। बच्चों एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल बताओ। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है जिलेटिन, जिलेटिन, स्टार्च होता है, गोंद होता है और प्रोटीन होती हैं। ये सब किसका काम करती हैं बच्चों, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड का काम करती हैं। जब ये विलायक के संपर्क में आती हैं तो तुरंत अपने कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड, नाम से ही लग रहा है विरोधी, विरोधी का मतलब ये अपोज करेगा, उसका अपोज करने का मतलब ये कोलाइडी विलयन बनने नहीं देगा, ये कोलाइडी विलयन बच्चों बनने नहीं देगा। और उधर दूसरा नाम क्या था, द्रव स्नेही, स्नेही का मतलब है कि उससे स्नेह, जैसे माता पिता हैं हम लोगों से क्या रखते हैं, स्नेह रखते हैं, मतलब हम लोगों से प्यार करते हैं, तो इसी तरीके से ये कोलाइडी विलयन बना लेता है द्रव स्नेही। और विरोधी का मतलब ये अपोज कर रहा है, मतलब ये कोलाइडी विलयन बनने से रोकेगा।
तो हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों, वो वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर जो विलयन में प्रेजेंट है, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। और इन्हें अवक्षेपित करने के बाद पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए ये प्रोसेस कैसी है बच्चों? अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब आप लोग समझते हैं, हमने बताया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसको अवक्षेपित करने के बाद कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना कठिन होता है, इसलिए यह प्रोसेस अनुत्क्रमणीय है। बच्चों इसका एग्जाम्पल जो होता है द्रव विरोधी कोलाइड का, कोई धात्विक ऑक्साइड होता है और धात्विक हाइड्रोक्साइड होता है और धातु का क्या होता है? सल्फाइड होता है। तो ये तीन क्या है? ये तीन जो है द्रव विरोधी कोलाइड्स हैं बच्चों। इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है, 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्रिया के लिए हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिए। मान लो बच्चों हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है, उसको हमको स्कंदन या कोगुलेट करना है, तो उसमें अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला के कैसे उसका स्कंदन किया जा सकता है, इसके लिए हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिए बच्चों। इसमें पहला नियम इस प्रकार है कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए जो हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं उसमें वो आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। तो बच्चों इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लो कोलाइडी कण है, उनका आवेश प्लस है, तो जो हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, मान लो हमने विद्युत अपघट्य NaCl मिलाया, तो इसके वो आयन सक्रिय होंगे जो इसके अपोजिट होंगे। हमने बताया कि हमने कोलाइडी कण लिया प्लस आवेश वाला, तो इसमें कौन सा आयन सक्रिय होगा? विद्युत अपघट्य का Cl- आयन वाला आयन सक्रिय होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया हार्डी-सुलजे ने कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य में वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। तो कोलाइडी कणों का आवेश हमने माना पॉजिटिव और विद्युत अपघट्य हमने NaCl मिलाया है, तो Cl- वाला आयन अधिक सक्रिय होगा। दूसरा नियम इन्होंने ये दिया कि साल को स्कंदित करने वाले आयन की स्कंदन शक्ति क्या होती है? आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। तो बच्चों इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर समान संयोजकता वाले आयन होंगे तो आयनों की स्कंदन शक्ति क्या होगी? उस समान होगी, और जिस आयन की अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होगी है। अर्थात हम कह सकते हैं आयनों की स्कंदन शक्ति जो होती है वो बच्चों आयनों की संयोजकता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं आयनों की स्कंदन शक्ति जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनों की संयोजकता पर। संयोजकता जितनी ज्यादा होगी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी बच्चों। इसको हम एक एग्जाम्पल देके बताते हैं बच्चों। मान लिया बच्चों हमारे पास AS2S3 का सॉल है। ये सॉल कैसा होता है? ये ऋणावेशित होता है। इसमें हमने मिलाया विद्युत अपघट्य क्या? इसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया बच्चों, इसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया NaCl, BaCl2 और AlCl3।
तो बच्चों ये NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl- आयन में। Ba किस में टूटेगा, BaCl2 Ba+2 और 2Cl- आयन में। AlCl3 किस में टूटेगा, Al+3 और 3Cl- आयन में। चूंकि बच्चों हमने जो सॉल्ट ले रखा है वो ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित है। अभी हमने इसमें बताया था कि स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अवघट्ट में वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश क्या होता है, कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। चूंकि हमने जो सॉल्ट ले रखा है वो ऋणावेशित है, तो इसमें कौन से आयन सक्रिय होंगे बच्चों, वो पॉजिटिव आयन वाले आयन सक्रिय होंगे। तो ये आयन सक्रिय होंगे इसमें स्कंदन के लिए। और दूसरा नियम क्या था बच्चों, आयनों की स्कंदन शक्ति किस पे निर्भर करती है, आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। तो इसमें बच्चों क्या होगा, अधिक संयोजकता वाला जो आयन होगा, अधिक संयोजकता वाला आयन जो होगा वो अधिक स्कंदन करेगा। तो बच्चों इसमें अधिक संयोजकता वाला आयन कौन सा है, Al+3, इसके बाद Ba+2, फिर Na+ आयन है। तो आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम ये होगा बच्चों, आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम ये होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्ट है वो ऋणावेशित है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम धनावेशित सॉल्ट ले लेते हैं, मान लो हमने धनावेशित सॉल्ट लिया, तो अब हमें इसकी स्कंदन शक्ति अगर हमें निकालनी है, आयनों की स्कंदन क्षमता अगर हमें निकालनी है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास विद्युत अवघट्ट के रूप में Fe और PO4-3 SO4-2 और Cl- आयन है। तो बच्चों चूंकि अभी हमने बताया हमारे पास पॉजिटिव सॉल्ट है, तो वे आयन सक्रिय होंगे जो अपोजिट चार्ज वाले होंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं इसकी स्कंदन शक्ति कितनी होगी, इसकी स्कंदन शक्ति जो होगी, चूंकि हमने पॉजिटिव सॉल्ट लिया है तो अपोजिट आयन वाले सॉल्ट अधिक सक्रिय होंगे और अधिक संयोजकता वाला आयन जो है अधिक स्कंदन करेगा। तो सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होगी, FeCN6-4, इसके बाद होगी PO4-3, फिर इसके बाद होगी SO4-2 और सबसे कम स्कंदन क्षमता किसकी होगी, Cl- की, क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव सॉल्ट ले रखा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रच्छी कोलाइड क्या होते हैं। बच्चों ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में, 16 में, 17 में और 21 में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों रच्छी कोलाइड का मतलब ये है कि किसी प्रोसेस के स्कंदन को रोकना ही क्या कहलाता है, किसी कोलाइड्स के द्वारा स्कंदन को रोकना क्या कहलाता है, रच्छी कोलाइड्स। तो हम इसको डिटेल में समझाते हैं। मान लो हमारे पास कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, हमारे पास कोई द्रव विरोधी कोलाइड्स है। द्रव विरोधी कोलाइड का मतलब हमने बताया था अभी कि द्रव विरोधी कोलाइड वे होते हैं जो विरोध करते हैं, मतलब कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। तो बच्चों हमारे पास कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें हम विद्युत अपघट्ट मिलाने जा रहे हैं, लेकिन विद्युत अपघट्ट मिलाने से पहले इसमें हम क्या मिलाएंगे, इस द्रव विरोधी कोलाइड में बच्चों हम द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा को मिला देते हैं। तो क्या होता है कि ये द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि द्रव विरोधी कोलाइड्स में हम क्या मिलाएंगे, विद्युत अपघट्ट हम जनरली मिलाते हैं, लेकिन विद्युत अपघट्ट मिलाने से पहले हम इसमें मिलाएंगे द्रव स्नेही कोलाइड। जब बच्चों हम इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो इसका स्कंदन रुक जाएगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब है अगर इसका स्कंदन रुक जाता है तो बच्चों इसका अस्थायित्व जो होता है द्रव विरोधी कोलाइड का बढ़ जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, रक्षण कहलाती है, या हम इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। चूंकि ये काम कौन कर रहा है बच्चों, ये काम द्रव स्नेही कोलाइड कर रहे हैं
और द्रव स्नेही कोलाइड को जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में डाल रहे हैं तो स्कंदन की प्रक्रिया रुक जा रही है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व तो बढ़ जा रहा है। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाते हैं बच्चों? ये द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं रच्छी कोलाइड, और जो विलयन हमें प्राप्त होता है वो रक्षित कोलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमारे पास क्या है? गोल्ड का हमारे पास क्या है? कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है गोल्ड का। इसमें यदि हम बच्चों कोई विद्युत अपघट्य, जैसे मान लो हमने NaCl मिला दिया, अगर हमने विद्युत अपघट्य मिलाया तो ये कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा? ये कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। चूंकि हमने रच्छी कोलाइड का मतलब क्या बताया कि इस स्कंदन की अभिक्रिया को रोकना है, इसलिए हम इसमें क्या मिलाएंगे? इसलिए हम इसमें मिलाएंगे द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल भी हमने बताया था जिलेटिन स्टार्च। तो बच्चों इसमें हम क्या मिलाएंगे? चूंकि हमको इसके स्कंदन को रोकना है, इसलिए इसमें हम मिलाएंगे द्रव स्नेही कोलाइड। अब हम इसमें गोल्ड की कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड जिलेटिन मिलाएंगे, इससे इसका स्कंदन क्या होगा बच्चों? रुक जाएगा। तो इस प्रकार ये जिलेटिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जिलेटिन यहाँ पे बच्चों रच्छी कोलाइड्स का काम कर रहा है, क्योंकि ये स्कंदन की प्रोसेस को रोक रहा है, इसलिए जिलेटिन क्या है? एक रच्छी कोलाइड्स है। अब हम देखेंगे बच्चों स्वर्ण संख्या क्या होती है। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई साल पूछा गया है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। तो स्वर्ण संख्या का मतलब भी वही होता है बच्चों जो रच्छी कोलाइड्स का मतलब होता है। रच्छी कोलाइड्स का काम होता है स्कंदन को रोकना, और इस स्वर्ण संख्या का काम भी होता है स्कंदन को रोकना। तो हम कह सकते हैं कि किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% सोडियम क्लोराइड के 1 मिली विलयन को 10 मिली स्वर्ण साल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है, वो स्वर्ण संख्या कहलाती है। चूंकि NaCl क्या काम करता है बच्चों? ये एक विद्युत अपघट्य है, जब इसको मिलाएंगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा। हमें इसके स्कंदन को रोकना है, इसलिए हम रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा लेंगे जो 10% सोडियम क्लोराइड के 1 मिलीलीटर विलयन को 10 मिलीलीटर स्वर्ण साल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है। वो क्या कहलाती है? वो उस पदार्थ की स्वर्ण संख्या कहलाती है बच्चों। तो बच्चों हमारा कहने का मतलब ये है कि स्वर्ण संख्या जो होगी, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, सॉल की स्कंदन शक्ति जो होगी उतनी कम होगी, उतनी कम होगी, क्योंकि स्वर्ण संख्या का काम क्या है? स्कंदन को रोकना। तो स्वर्ण संख्या का मान जितना अधिक होगा बच्चों उसकी स्कंदन शक्ति उतनी कम होगी सॉल की। और स्वर्ण संख्या का मान, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी, क्योंकि ये उसके स्कंदन को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी स्वर्ण संख्या क्या है? उसकी स्वर्ण संख्या कम है बच्चों, इसलिए जो है उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होगी, क्योंकि वो इसके स्कंदन को रोक नहीं पाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों अधिशोषण का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन। तो बच्चों किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ द्वारा पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने की घटना, जिससे अणुओं की पृष्ठ सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाता है। मान लो बच्चों हमारे पास कोई पृष्ठ है, वो चाहे सॉलिड का हो या द्रव का हो, उसके द्वारा क्या है, कोई अदर पदार्थ, मान लो हमारे पास ये कोई अन्य पदार्थ है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करना, जिससे क्या है ये ठोस की सतह पर अधिक कण जो है
इकट्ठे हो जाएं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अधिशोषण या एडजॉर्प्शन। और पदार्थ, जो ये पदार्थ इसके पृष्ठ पे आके इकट्ठा हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? अधिशोष्य। या हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट। चूंकि ये पदार्थ क्या हो रहे हैं, उसकी पृष्ठ पर आके, ठोस या द्रव के पृष्ठ पे आके क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधिशोषी या एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस पे, ठोस या द्रव के जिस सरफेस पे ये अधिशोषण या एडजॉर्प्शन होता है, वो क्या कहलाता है? अधिशोषक, या हम कहते हैं इसको एडजॉर्बेंट कहलाता है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में और 22 में पूछा गया है। तो अधिशोषण का मतलब होता है बच्चों, हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, चाहे वो सॉलिड की हो, चाहे वो लिक्विड की हो, और वो किसी दूसरे पदार्थ के अणु को अपनी पृष्ठ की तरफ आकर्षित करती है, जिससे उसके पृष्ठ पर अधिक मात्रा में अणु इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी सांद्रता में पृष्ठ की वृद्धि हो जाती है, तो वो अधिशोषण कहलाती है। और जो पदार्थ उसकी पृष्ठ पर सांद्रित हो रहे हैं, आके इकट्ठा हो रहे हैं, वो अधिशोष्य कहलाते हैं। और जो ठोस या द्रव की सरफेस है जिस पर अधिशोषण होता है बच्चों, वो अधिशोषक कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने जो है पृष्ठ रसायन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे उनको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा चैप्टर जो लगता है आपको हमें डिस्कस करना चाहिए, उसका भी सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।